इसी को लेकर खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। जिस तरह से इजरायल और हमास जंग लगातार चल रही है, एक काफी लंबे वक्त के बाद, तकरीबन 6 महीने के बाद राहत भरी खबर सामने आई है कि फौज राफा के इलाके से वापस हुई है इजरायल की और लोगों ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया है। कितना बड़ा इत्मीनान का ये लम्हा है गाजा के लोगों के लिए? जी साहिबा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एक राहत तो टेम्पररी रिलीफ मैं मानता हूं है, लेकिन इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट साहब ने कहा है कि ये इजरायली ट्रूप्स का पीछे हट जाने का मतलब ये नहीं कि जंग खत्म हुई है। वो स्ट्रेटेजिकली एक फ्यूचर ऑपरेशन को प्लान कर रहे हैं, जिसमें से सदर्न गाजा या सदर्न सिटी ऑफ रफा जो है, उसमें उसको भी उस पे भी आगे हमले और बढ़ेंगे। मगर अगर जैसे कि एक शेर होता है ना, वो भी पीछे हटता है एक फाइनल छलांग लगाने से पहले, बस ठीक उसी तरीके से अगर हम शेर को पीछे हटते हुए देखें, इसका मतलब ये नहीं कि शेर पीछे हट गया है। इसका मतलब या तो ये भी हो सकता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब 7 लोगों की मौत हो चुकी है जब इजराइल ने, और 7 लोग और जब बम्बार्डमेंट हुई गाजा पट्टी में, ये नुसरेत और रफा के पास में, वफा रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपको। फिर एक जो ट्रूस, जो कि सीज फायर, जो कि पीस शांति की मीटिंग हुई थी, जो कि टॉक्स हुए थे वो कायरा और हमास के बीच में, वो उसमें उसी नेगोशिएशन में इंक्लूड होएगा कि पैलेस्टीनियन जो है, पैलेस्टीनी, वो वापस नॉर्दर्न गाजा की तरफ लौट पाए अपने सेटलमेंट के लिए। 33,175 पैलेस्टीनी की जान जा चुकी है, 75,886 बुरी तरह जख्मी है। उसमें से जो डेथ टोल जो है, जो इजराइल और हमास में जो 7 अक्टूबर से अब तक है, इसमें तकरीबन 1139 और डजन्स और भी सारे लोग इसमें जो जो जिनकी मौत हुई थी 7 अक्टूबर में। तो बात ऐसी है, हालांकि इजरायली ट्रूप्स पीछे हटी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट का कहना है कि लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली भविष्य में और ज्यादा प्लानिंग करने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ आपने सही कहा और फ्यूचर प्लानिंग के तहत ये मामला किया गया है। लेकिन तकरीबन कम से कम लोगों को जो खान यूनिस के इलाके में रहते थे वो कहीं ना कहीं राहत यहाँ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आसान नहीं होगा उनके लिए जिंदगी को शुरू करना, क्योंकि किसी भी तरह के वसाइल वहां नहीं है, कोई जरिया रोजगार नहीं है, खाने को खाना नहीं है। अभी भी चैलेंजेस उतने ही बरकरार है। जी हाँ, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सटीक एनालिसिस किया है। देखिए, अभी वहां के लोगों के पास भी जगह तो है नहीं, कहीं जाएं, कहाँ पे जाएं, जहां पे भी जाएंगे बम बरसेंगे वहां पे। उनकी इजरायली फौजें जहां पे थोड़ा थोड़ा हमले कर रही थी, जहां तक वो आ गई थी, वो एक इलाका वहां पे रहा। अब वो वहां पे देख रहे हैं टेम्पररी राहत तो है उनके लिए। अगर आगे जाएंगे, आगे खाई पीछे कुआं वाली बात है, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ राहत उन्हें मिल सके। लेकिन उनके मैं जोश, उनके जज्बे, उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ गाजा पट्टी वाले लोगों को, कि उन्होंने रमजान के मुकद्दस महीने में भी अपने रोजे जारी रखे। उनके पास चॉइस नहीं थी कुछ भी, फिर भी उनके पास कोई सहरी का टाइम नहीं, इफ्तियार का टाइम नहीं, और खाने के लिए कुछ नहीं, अनाज नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने रोजे जारी रखे अपने, उन्होंने अपना ईमान नहीं तोड़ा। ऐसे ऐसे मौके में भी, मतलब ये बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ बताता है कि उनके स्पिरिट के बारे में। देखिए, यहाँ पे बात केवल यहूदी और अरब की नहीं है, यहाँ पे बात केवल है इंसानियत की। और इसराइल ने जो हमास ने किया वो बहुत गलत था, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। इसराइल ने जो किया बाद में और जो अभी भी कर रहा है, ये भी बहुत गलत है। तो ये टेम्पररी रिलीफ, जैसे कि एक और मैं बात यहाँ के समाप्त करूंगा। फर्ज करिए गले में खराश है, एंकर लोगों की असल में हो जाती है, जैसे कि अगर बहुत बोलना पड़ता है, तो अगर गरारे नहीं करेंगे या कुछ हम दवाई टेम्पररी खा लेंगे या कुछ मिंट खा लेंगे, उससे एक खराश थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन क्या उसका इलाज हो गया? उसका इलाज अभी भी नहीं हुआ। तो इसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि अभी ये टेम्पररी राहत तो है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये अगर इसे राहत भी समझा जाए, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। हालांकि लोगों ने वापसी की है, वो कम से कम देख रहे हैं कि हम वो यहाँ पर रहते थे। लेकिन जो इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से कोई रवैया यहाँ पर बदला हुआ नजर नहीं आ रहा। वो अभी भी कह रहे हैं कि जंग लगातार जारी रहेगी और जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता और हॉस्टेजेस की रिहाई नहीं हो जाती, तब तक सीज फायर भी नहीं होगा। यानी जो काहिरा में बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ा है, क्या उससे कोई उम्मीद यहाँ पर लगाई जाए या फिर छोड़ दिया जाए कि इससे भी कोई उम्मीद नहीं है कि जंगबंदी हो पाएगी?
नहीं, मैं अगर आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो मेरे को अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि जंग की तरफ हम जा रहे हैं। हम्म। लोग कुछ भी कहें, लोग अगर आशावादी हैं तो कहेंगे कि हम, मैं उम्मीद करूंगा कि, मैं खुद चाहूंगा कि जंग बंदी की तरफ हम जाएं और ये हम्म। जंग किस तरह रुके। लेकिन अगर मैं सटीक सच्ची बात ईमानदारी से दिल से कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। बल्कि मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि ये एक अरब युद्ध की तरफ तब्दील हो रही है, क्योंकि ईरान के भी एक जनरल को इन्होंने शहीद किया था। तो ईरान ने भी बोला है कि हम अवेंज करेंगे, हम इसमें धीरे धीरे करके, एक तरीके से अगर कहा जाए तो वर्ल्ड वॉर, जैसे कि बहुत लोगों ने बोला वर्ल्ड वॉर तो नहीं, मैं बोलूंगा, मैं गल्फ वॉर 2 की तरफ को इसका इशारा देख रहा हूं शायद जाते हुए। हम्म। जी सर। और लगातार वेस्ट एशिया में भी हालात खराब हो रहे हैं मोहम्मद अली शाह, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ईरान भी कह रहा है सीरिया पे जो हमला हुआ उसका बदला यहाँ पर लेगा, इसराइल को पछताना पड़ेगा। तो क्या ये वॉर बढ़ रहा है, एक्सट्रीम हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका दादा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सीरिया में ईरान ने उनके जनरल के साथ, टॉप जनरल थे उनके साथ में हुआ। अब भाई, एक सिपाही को मार देना बहुत बड़ी बात होती है। आप जनरल को मार रहे हैं तो बिल्कुल खामोश तो नहीं बैठेगी अब ईरान। अब उसका, उस ईंट का जवाब वो पत्थर से देगी। तो इसको मैं और बढ़ता हुआ देख रहा हूं, और जो अभी युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं उनको भी अल्टीमेटली मैं देख रहा हूं ऐसे कि एक पक्ष रखना होगा, उनको भी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और सामने आना पड़ेगा। क्योंकि इसराइल का भी सपोर्ट जो अमेरिका का था, वो भी सपोर्ट अभी विड्रॉ हो रहा है। यूएनएससी में जो वोटिंग हुई थी, 15 राष्ट्र ने वोटिंग की, 15 उसमें से 15 राष्ट्र थे, 14 राष्ट्रों ने वोटिंग करी, अमेरिका ने वोटिंग नहीं करी। मतलब यानी कि उनका जो रुख जो था, जो इसराइल की तरफ को था, वो भी हल्का हल्का अभी मुड़ते हुए देख रहा हूं। तो जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये हो सकता है कि ये एक अरब वॉर की तरफ, यानी कि गल्फ वॉर की तरफ एक तरीके से इसका तब्दील रुख ले सकती है ये। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसराइल में इंटरनल क्राइसिस भी काफी देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कितने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या वो बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बनाने के लिए काफी है, या फिर वो भी नाकाफी साबित हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से आवाम को फिक्र है हॉस्टेजेस की, उतनी पीएम नेतन्याहू को नजर नहीं आ रही। वो तो लगातार हमलावर है और न जाने कितने हॉस्टेजेस भी इन हमलों में कहीं ना कहीं, क्या इसको लेकर अंदाजा भी लगाया जाए कि वो लोग जिंदा भी है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही ये बात है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू तो इलेक्शन इस बार हारेंगे, इसमें तो कोई दो राय मुझे लग नहीं रहा कि कोई हो सकती है। उनपे दबाव बनाने के बाद भी पब्लिक, वो और दबाव में तो आएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी है, दबाव में तो कोई भी आएगा, तो वो भी दबाव में है। क्या इसका फर्क उन पे पड़ेगा, क्या इसका असर उनको पड़ेगा? उनको मालूम है कि ऐसे करूंगा तो हारूंगा, ऐसे करूं तो भी हारूंगा। तो फिर मैंने जो एक डिसीजन लिया है कि भाई हमास को खत्म करना है, उनको मिट्टी में बदलना है, उनको बिल्कुल उनके ऊपर बारूद बरसाने हैं, तो फिर वो अपने डिसीजन पे अटल रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है, उनको भी दिख रहा है राइटिंग ऑन द वॉल कि वो हारने वाले हैं। हम्म। अब जो इसराइल में प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब 7 अक्टूबर को जब हमास ने जो हमला किया, गाजा पट ये इसराइल के उस जगह पे किया जो इसराइल के लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी लोग रखते हैं। यानी कि वो लोग पैलेस्टीन को एक तरीके से, इसराइल में रहते हुए भी पैलेस्टीन की तरफ हमदर्दी रखते हैं वो लोग। तो वो लोग भी पैलेस्टीन का पक्ष रखते थे। सोचिए, ऐसे लोगों पे हमला किया हमास ने। और अब वही लोग कह रहे हैं कि जो हमास का के साथ में वो हमारा दुश्मन है। सिंपल, हम फलस्तीनी, कोई वो फलस्तीनी हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, हम उनका पक्ष रखेंगे। लेकिन हमास के साथ जो कुछ भी है वो हमारा दुश्मन है। यानी कि हमास ना ही किसी का नहीं है, साबित हो रहा है सीधे, वो फलस्तीनियों का भी नहीं है। उन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम, हम लड़ाई में कूदे, ये हमास सेल्फ प्रोक्लेम कंप्लीटली। तो इससे फलस्तीनियों को ही बहुत बड़ा नुकसान इसी से हुआ है। अब ऐसा सुनने को आया था कि 34 हॉस्टेजेस मार दिए गए हैं, ऐसा सुनने को आया। आई होप ये खबर गलत हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमास हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द रिहा करे। और इजराइल की जो स्ट्रेटजी है, जितने लोग उन्होंने मारे हैं, 23,000 से ज्यादा ऊपर के लोग, सिविलियंस, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, सिविलियंस, ये बहुत ही गलत किया है। और हमास बदसलूकी कर रहा है। हमास जो बंधक बनाया हुआ है, उनपे सेक्सुअल असॉल्ट हो रखे हैं, बलात्कार हो चुके हैं, उनपे इनह्यूमन टॉर्चर ट्रीटमेंट हो रखा है। ये यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक मैं पढ़ रहा था, ये यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक। तो दोनों तरफ से पार्टी की ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है। दोनों तरफ से, हमास को भी और इजराइल को भी
ये टेबल पे आना पड़ेगा, डायलॉग से ही बात जमेगी, नहीं तो फिर ऐसे ही सारे का खात्मा होता रहेगा साहिबा जी। लेकिन डायलॉग यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ये जो राहत इसको कहा जा रहा है कि फौज की वापसी हो रही है, तो क्या वाकई इसे राहत से तस्लीम किया जाए? क्या ये एक उम्मीद की किरण है, या फिर कुछ और लार्जर प्लान यहाँ पर नेतन्याहू का हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं जो दीगर मुल्कों से दबाव बना है उसके लिए कहीं ना कहीं एक अलग तरह से नेतन्याहू इस पर अमल कर रहे होंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो राहत के काम में लगे हुए लोग थे एजेंसी के अलग अलग देशों के, वो उन लोगों की मौत पर भी काफी खरी खोटी इजराइल ने सुनी है। बिल्कुल, देखिए ये राहत, टेम्परी राहत जो हम इसको हम कह रहे हैं, हालांकि बड़ी स्ट्रैटेजी है, बड़ा पिक्चर है, एक स्ट्रैटेजिकल मूव है ये टैक्टिकल विड्रॉल इन्होंने किया है एक तरीके से, अगर मैं इसको कहूं मिलिट्री भाषा में इसको टैक्टिकल विड्रॉल कहते हैं, क्योंकि लार्जर पिक्चर आगे सामने आने वाली है। जो लोग गाला पट्टी में थे, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। इनके पास अभी घरों में, मैं ये नहीं कहूंगा कि घर में लौटने लगे, जी हाँ, पर घरों में सेटल होने लगे हैं ना, घरों में लौटने लगे हैं। तो लौटने लगे हैं और सेटल होने लगे हैं, मैं दो फर्क देखूंगा, है ना। तो वो सेटल नहीं होने लगे हैं, ये लौटने लगे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है अभी इस क्षेत्र में, इस इलाके में फिलहाल तो ताबड़तोड़ हमले कम हुए हैं, बंद हुए हैं, और जो फौजें जो थी वो पीछे को हट रही हैं। तो इसी के लिए ही मैं देख रहा हूं कि गाला पट्टी के लोग वहां पे लौटे हैं, लेकिन आने वाला अभी और बुरा वक्त बाकी है, मैं ऐसे देख रहा हूँ साहिबा जी, बदकिस्मती से। हम्म, बिल्कुल आने वाला वक्त अभी बाकी है। और ऐसे में मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि इतने मुश्किल हालात के बाद भी वहाँ के लोग रोजे का एहतमाम करते हुए नजर आए, और इतने मुश्किल हालात में भी 2 लाख से ज्यादा लोग जब अलग सा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की दाद भी दी जा रही है कि इनका जज्बा और इनकी हिम्मत कहीं नहीं टूटती हुई नजर आ रही है इतने सारे जुल्म सितम के बावजूद भी। बिल्कुल बिल्कुल साहिबा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ वाकई में। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, कुछ पता नहीं आगे अगले पल में क्या होने वाला है आपके साथ, लेकिन फिर भी इनका ईमान कायम है। तो जी हाँ, बल्कि हम अल अक्सा मस्जिद में देखे हमने 2 लाख से ज्यादा लोग एक साथ आ रहे हैं, ईद आने वाली है, और फिर भी ये पूरे इतनी ग्रीवियंस के बाद देखिए 1,000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनका एक से ज्यादा लिम्ब, हाथ या पांव कट चुका है। इसमें इतने लोग जख्मी हैं। एक फोटो मैं देख रहा था बड़ी प्यारी, मैं दिल पिघल गया वो देख के कि एक बाप अपने बच्चे को हवा में उछाल रहा है। उस बच्चे के दोनों हाथ नहीं है और दोनों पांव नहीं है, और मगर फिर भी दोनों मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। तो देखिए, इससे बढ़कर एग्जाम्पल मैं क्या कहूंगा, इससे बढ़कर इनके इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ साहिबा जी, वाकई में। मैं खुद युद्ध क्षेत्र में रह चुका हूं, मैंने खुद देखा है गोलीबारी, मेरे कानों के साइड से गोलियां गई हुई हैं, मैंने वैसा माहौल देखा हुआ है, मैंने अपने साथियों को अपने बाहों में दम तोड़ते हुए मैंने महसूस किया हुआ है। मगर आप देखिए जिस तरीके से एक सिविलियन जो कि ट्रेन नहीं है वॉरफेयर के लिए, हम्म, तरीके से एक सिविलियन जूझ रहा है, काबिले तारीफ है वाकई में। बिल्कुल जज्बे को सलाम है। और जिस तरह से हिम्मत यहाँ पर लोगों की बंधी हुई है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं देखा जा रहा है जिससे हिम्मत ना टूट जाए, और लगातार डटकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ क्या उम्मीद लग रही है कि इस जंग का खात्मा अभी आने वाले महीनों में हो पाएगा? क्योंकि लगातार इसराइल की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं कि हमास का खात्मा करना ही अवलीन मकसद है, और हॉस्टेजेस नहीं रिहा होंगे तो सीज फायर नहीं होगा। तो कैसे मुज़ाकरात का अब क्या ही फायदा? क्या दुनिया दबाव बनाने पर बुरी तरह से नाकाम साबित हो गई है? जी हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया दबाव बनाने में नाकाम साबित हो गई है, बदकिस्मती से। अमेरिका चाहती थी तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन अफसोस की बात है एंथनी ब्लिंकन आते हैं, मिस्र आते हैं, अपना कंसर्न जताते हैं, लेकिन कुछ आउटपुट जीरो। अमेरिका कहती है हम सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे, आउटपुट जीरो। ईरान, चीन अहम भूमिका निभा सकते थे, कुछ ऐसा कुछ खास आया नहीं। अब लोग कहेंगे चीन जो कि ईस्ट में इतने दूर जाके, जी हाँ, चीन का में भी दबदबा हो सकता था इसमें। इसमें आप देखिए कि बल्कि हिंदुस्तान ने काफी कोशिश करी अपनी तरफ से हर तरीके से शांति बनाने की। जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था तब हिंदुस्तान ने रिएक्ट किया था। जब यूक्रेन और रूस की जंग हुई थी तब हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, तो हिंदुस्तान ने एक व्हाइट फ्लैग से
एक शांति, एक एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हिंदुस्तान की वजह से ही आया था। अभी भी हिंदुस्तान ने काफी कोशिश करी, और बाकी जो मुल्क है, जैसे कि मिस्र को भी मैं देख रहा हूँ कि एक अहम भूमिका इसमें निभा सकते हैं। ओआईसी एक पेज पे नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। तो दुनिया, आपका कहना एक तरीके से मैं बिल्कुल सही मानूंगा कि दुनिया नाकाब हुई है एक दबाव बनाने में। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, कहीं ना कोई अल्जीरिया ने बोला कि भाई, अल्जीरिया ने बोला कि हम यूएन में इसको अपील करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पहुंचेंगे। अरे हमास, हमको समझना पड़ेगा, हमास एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, यूके की तरफ से, कई राष्ट्रों की तरफ से। वो टेबल पे नहीं आएगी बात करने के लिए, लेकिन हमें कैसे भी उनको मना के, उनको कैसे भी मना के इनको लाना पड़ेगा टेबल पे इजराइल को। इजराइल अगर हमने बंद कर दे, और भले ही 2 दिन, भले ही 2 दिन इजराइल हमले बंद कर दे, हम्म। हमास को भी लगेगा कि इजराइल ने हमले बंद कर दिए हैं, तो वो भी एक तरीके से, एक होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। हम्म। देखो 2 मिनट दिए, स्टॉकहोम सिंड्रोम और एक स्टॉकहोम सिंड्रोम इन रिवर्स। ये ये एक पैटी हर्स्ट, एक अमेरिकन बिलियनर की एक बेटी किडनैप हो गई थी, और वो उसको होस्टेज ले लिया था। और जो किडनैपर्स थे, बाद में ये उन्हीं किडनैपर्स के साथ मिली, और इन्होंने इसका ही साथ दिया बैंक लूटने में। क्यों? क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम आ गया था। स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है कि जब आप द कैप्टिव टेक्स सिंपैथी फॉर द कैप्टर, और जो कैप्टर होता है वो सिंपैथी लेता है कैप्टिव के लिए, वो उसकी तरफ आने लगता है। बस ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर इजराइल 2 दिन के लिए भी हमने बंद कर दे जी और खामोश, और हम टेबल पे आने के लिए तैयार हैं, तो मुझे बिल्कुल, लगता नहीं। टेबल पे लाना होगा, बातचीत करनी होगी। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।